नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता, आप देख रहे हैं ET नाउ स्वदेश। आइए रुक करते हैं खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की। जी हां, आज मतदान हुए और ये मतदान फिलहाल संपन्न हो गए। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। राज्य के वोटर्स ने 2614 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में लॉक कर दिया। आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक 65.69% वोटिंग हुई। वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आने का सिलसिला भी जारी है। क्या बीजेपी सत्ता बचा पाएगी या बदलाव होगा कर्नाटक में, ये देखने वाली बात होगी। जनता ने क्या फैसला दिया है, ये 13 मई को नतीजों से साफ हो जाएगा। वैसे आज वोटिंग को लेकर लोगों में जोश देखने को मिला। इनमें आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज और नेता भी शामिल रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु के विजयनगर में पोलिंग बूथ में वोट डाला। वहीं इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने भी बेंगलुरु में वोट डाला। वहीं एक्टर प्रकाश राज, सुदीप किच्चा ने भी अपना वोट डाले। कर्नाटक में हुए मतदान पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान खान हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान, फिलहाल मतदान संपन्न हो गए हैं, लेकिन जो लोग फिलहाल कतार में होते हैं उन्हें वोटिंग का अवसर दिया जाता है, उनके लिए इंतजार किया जाता है। लेकिन कितने परसेंटेज और जो परसेंटेज आए हैं अभी तक के जो आंकड़े आए हैं उससे उम्मीद क्या करें? ये तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं? किस तरफ जनता का रुझान नजर आया? एक महीने की हेक्टिंग कैंपेनिंग के बाद आज कर्नाटक में मतदान हुआ। मतदान करते हुए बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस बार भाजपा खुद से सरकार बनाने वाली है। पिछले 2 टर्म में जैसे उन्होंने कोalition गवर्नमेंट बनाई थी और उससे पहले 15 जो MLAs बिल उधार लिए थे कांग्रेस से, उसको मिलकर जब जुड़ी सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार उनका दावा है कि प्रधानमंत्री के कैंपेन और भाजपा की जो गवर्नमेंट सरकार के बाद वो खुद से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस ने भी दावा किया कि आज कि कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सरकार में आने वाली है। कहा कि 140 सीट कांग्रेस को मिलेंगे। कांग्रेस ने खुद अखबार में इश्तिहार भी दे दिया कि उनकी जो 5 बड़े प्रॉमिसेस हैं उसको लेकर जनता में काफी उत्साह है और जनता कांग्रेस के साथ है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने आज दावा भी किया कि एक बीजेपी भौखला गई है और हार के चलते हुए उन्होंने कई बस भी अरेंज किए। ये दावा किया कि दांडेली में गोवा के सीएम ने बस भेजे हैं गोवा से और उनके MLA कैंडिडेट्स को भी अप्रोच किया गया है ताकि वो अगर तो नंबर्स कम पड़े तो वो भी उनको लेकर नए MLAs को कांग्रेस के MLA से लेकर सरकार बनाए। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी, कहा कि इस पर जांच हो कि दांडेली में आखिर क्या हो रहा है और गोवा के सीएम की बसेस क्यों दांडेली आ रहे हैं जो उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में है। आज तक 5 बजे तक जो जितनी मतगणना है उसको 65% वोटिंग हुई है और इसका कांग्रेस कह रही है कि इससे साफ साबित होता है कि गुस्सा लोगों में भाजपा के अगेंस्ट है। लेकिन भाजपा कह रही है कि लेकिन ये जो है 65% उनके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी जो कैंपेन किया है कर्नाटक में उसको लेकर जो उनकी तरफ सपोर्ट है। क्या होगा 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी भी काफी विवादित और आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पार्टी पर और दोनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि वो सरकार में आने वाली हैं। जेडीएस कह रही है कि इस बार हंग असेंबली होगा और वो किंग मेकर रोल का प्ले करेंगे। क्या होगा 13 तारीख को हम ET स्वदेश बताएंगे। लेकिन तीनों पार्टी क्लेम कर रही हैं कि वो सरकार में आने वाली है। तो जो भी पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, ये दावे कर रही हैं कि जीत उनकी होगी, यानी कर्नाटक की कुर्सी पर वही काबिज होंगी। लेकिन अब क्योंकि जनता का जो मत है वो EVM में कैद हो चुका है, 13 तारीख को जब EVM खुलेगा तो जो किस्मत है पार्टियों की वो सबके सामने आने वाली है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया इमरान इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। वहीं कांग्रेस के कर्नाटक अध्यक्ष DK शिव कुमार ने अपनी पार्टी की जीत का दावा किया है। DK शिव कुमार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र कनकपुरा में वोट डाला। इसके बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइव का मजा भी लिया। I am the leader of the party. I am the representative of the party. My number, my leadership, my answer counts. That is why you have come here to ask me a question. No chances, need not,
we will have a government on our own. आगे बढ़ेंगे। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट इंसॉल्वेंसी याचिका को मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी के फैसले के बाद मोरेटोरियम की प्रक्रिया शुरू होगी। इसका क्या असर होगा, समझते हैं समीर दीक्षित से। जी समीर, बताएं। संकटों के दौर से गुजर रही वाडिया ग्रुप की गो फर्स्ट एयरलाइन को एनसीएलटी से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की मोरेटोरियम की याचिका को स्वीकार करते हुए वो सुरक्षा प्रदान किया है। ऑर्डर पारित करते हुए एनसीएलटी ने इस बात का स्पष्ट तौर पर कहा है कि एक आईआरपी की नियुक्ति होगी, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की नियुक्ति होगी, जो अब गो फर्स्ट एयरलाइन के कामकाज को देखेंगे। अभिषेक लाल को यहाँ पर नियुक्त किया गया है बतौर आईआरपी और पूरे एयरलाइन के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। यही नहीं, आईआरपी के कामकाज को और उसके खर्चे के लिए बोर्ड जो है 5 करोड़ रुपए फौरी तौर पे मुहैया कराएगा। इसका भी जिक्र एनसीएलटी ऑर्डर में किया गया है। क्योंकि ये पूरा मामला काफ़ी गंभीर है, मैटर ऑफ कंसर्न है, इसीलिए इस ऑर्डर में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि गो फर्स्ट के किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ नहीं किया जा सकता, एम्प्लॉयज़ की छटनी नहीं की जा सकती है। तो मोरेटोरियम की सुरक्षा प्रदान करने का एक मतलब ये भी है कि जो अब तक देनदारी है गो फर्स्ट एयरलाइन की, जो उनको लगातार नोटिस मिल रहे थे, एयरक्राफ्ट लेसर से जो लगातार दबाव पड़ रहा था, वो उससे अब राहत मिलेगी और अब उनको इस तरीके के किसी भी देनदारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अब आईआरपी यहां पर एयरलाइन के कामकाज को देखेगी। आपको बता दें कि इसके साथ ही गो फर्स्ट एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिलेशन की तारीख को भी आगे बढ़ा दिया है। एक सूचना में गो फर्स्ट ने बताया कि ऑपरेशनल कारणों के चलते फ्लाइट कैंसिलेशन की तारीख को अब बढ़ा करके 19 मई कर दिया गया है। 19 मई तक फ्लाइट नहीं ऑपरेट करेंगे। लेकिन इसके पहले डीजीसीए ने जब शो कॉज नोटिस जारी किया था, तब इस बात का साफ हिदायत दी थी कि गो फर्स्ट एयरलाइन फिलहाल किसी भी तरीके की टिकट बिक्री या बुकिंग नहीं कर सकती है। आपको यह भी बता दें कि गो फर्स्ट एयरलाइन पर फिलहाल तकरीबन 11,500 करोड़ रुपए की देनदारी है अलग अलग वेंडर्स के प्रति, और इसको लेकर के लगातार उन पर दबाव पड़ रहा था। यही वजह है कि वो मोरेटोरियम की सुरक्षा को लेकर के लगातार एनसीएलटी से जल्द ऑर्डर पारित करने के लिए कह रहे थे। तो 4 मई को जो पूरी सुनवाई हुई थी एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए, उस पर फाइनली फैसला आ गया है, जिसमें गो फर्स्ट एयरलाइन को राहत मिली है। लेकिन आईआरपी की नियुक्ति का मतलब यह है कि यहाँ पर अब गो फर्स्ट एयरलाइन के पूरे बोर्ड को सस्पेंड कर दिया गया है और अब आईआरपी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो एयरलाइन के कामकाज को आगे देखेंगे। शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री टॉप गियर में है। इस साल ऑटो कंपनियां करीब 100 नई गाड़ियां उतारने वाली हैं, जो पिछले साल से दुगनी है। इस पर और जानकारी के साथ सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, कस्टमर्स के पास ऑप्शंस की बहार होने वाली है इस साल। बिल्कुल, देखा हमने पिछले साल जैसे सब कुछ मिला के 50 से 60 लॉन्च हुए थे। जब तक मैं बताऊं आपको, हम ये बात खत्म करेंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। जैसे सब ग्राहक कंफ्यूज है क्योंकि इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं मार्केट में हैं इस वक्त, लगभग 100 के करीब हम बात कर रहे हैं। और इसको हम सेगमेंट में बांटे तो स्टार्ट करते हैं उससे जो नई गाड़ियाँ आने वाली हैं। जिम्नी मारुति की बहुत जल्दी आने वाली है, मारुति की एंगेज, उसके बाद होंडा एलिवेट एसयूवी लाने वाली है, hyundai अपनी एक और लाने वाली है एसयूवी, सिट्रॉन, किया और निसान एक्सट्रेल वापस आ रही है भारतीय मार्केट में, ये भी एसयूवी फॉर्म में होगी। रेनॉ की अरकाना है और जीप की एक और एसयूवी है। सो ये 12 लगभग एसयूवी का नाम मैंने आपको गिनाया, ये मार्केट में आने वाली हैं जो नए प्रोडक्ट हैं। इसके बाद उनकी तरफ जाते हैं जो फेसलिफ्ट होने वाले हैं, उसमें भी हमारे पास कम से कम 15 नाम है इस वक्त। शुरुआत करते हैं थार से, और 5 डोर थार आने वाली है। उसके बाद फोक्सवैगन की टाइगून, किया सेल्टोस, टाटा नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, hyundai क्रेटा, ये सब फेसलिफ्ट आने वाली हैं। ये लगभग 12 से 15 फेसलिफ्ट आने वाली हैं। एक और सेगमेंट जो डोमिनेट करेगा इस साल पूरी मार्केट को, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। उसमें पिछले साल हमने देखा बहुत एक्शन था। नेक्सॉन ईवी आने के बाद, टियागो ईवी आने के बाद बहुत सी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल आई हैं। इस साल भी कम से कम 12 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही हैं। आपको नाम गिनाऊं तो उसमें स्कोडा एनियाक, वॉल्वो की C40 रिचार्ज, मर्सिडीज की EQS एसयूवी, कॉमेट, MG5, पंच की भी, टाटा की पंच की भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है, ऑक्टाविया भी आएगी। ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में आने वाली हैं। उसके बाद बात करें हम तो लग्जरी गाड़ियों में लगभग 12 से 15 और लॉन्च होने वाले हैं। ये सब मिला के लगभग 30 से 40 लॉन्च हैं, पर इसके अलावा भी वेरिएंट, CNG, इलेक्ट्रिक, ये सब आएंगे जो भी इस नंबर के दुगने होंगे।
एक नुकसान जो हो रहा है सेगमेंट में वो है सिडान सेगमेंट को। यहाँ पे जो मार्केट है सिडान सेगमेंट खत्म हो रहा है। ये 2 ही सिडान आने वाली हैं इस साल, टोयोटा की और स्कोडा की। ये सब हुआ क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बड़ी ऑटो कंपनियां जैसे महिंद्रा XUV 700 आने के बाद बहुत ही ज़्यादा उसने अच्छा किया, प्रदर्शन किया, नई स्कॉर्पियो निकाली। टाटा ने नेक्सॉन के बाद देखा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सो इन सब का एक एक प्रोडक्ट वंडर रही है, बट उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस साल भी क्योंकि लोगों की कतार खरीदने की अभी भी जारी है। मंदी की बात जब हो रही है दुनिया भर में, हम देख रहे हैं कि भारत में जो ग्राहक रुके हैं गाड़ी खरीदने के लिए उनका नंबर बहुत बड़ा है। तो इस सब के चलते इस साल भी ये गाड़ियां बहुत ज़्यादा संख्या में आने वाली हैं। 100 जो हमने देखा, कुछ स्टडीज़ हुई हैं, ये सब होंगी इस साल के एंड तक। कुछ चैलेंज रह जाते हैं, जैसे चिप शॉर्टेज है जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ नहीं बन पा रही हैं, और कुछ और चैलेंज हो जाते हैं। पर जो भी कह लें आप, एक वक्त था जब पेट्रोल डीजल प्राइस बढ़ते थे और लोग गाड़ी खरीदना बंद कर देते थे। अभी वो बढ़ते जा रहे हैं, पर गाड़ी भी वैसे ही बढ़ती जा रही हैं, और लोग, ग्राहक जो हैं वो कंफ्यूज है मार्केट में कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे राजस्थान का, जहां 2023 के अंत में चुनाव हैं और बीजेपी ने राजस्थान पर पहले से ही फोकस करना शुरू कर दिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे। राजसमंद में पीएम ने 5500 करोड़ की परियोजनाओं की नींव रखी और शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम नाथद्वारा भी गए, वहां उन्होंने रोड शो किया। उन्होंने माउंट आबू में एक जनसभा भी की। अब बाजार का हाल, तो बाजार में आज निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखी। निफ्टी लगातार तीसरे दिन तेजी पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड की अगुवाई में निफ्टी 18,300 के पार बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 36 स्टॉक्स में बढ़त दिखाई दी। रियल्टी, एनर्जी और ऑटो सेक्टर ने बाजार की इस तेजी में अहम भूमिका निभाई। निफ्टी बैंक 133 अंकों की तेजी के साथ 43,331 पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी दिखी। हालांकि निफ्टी मिड कैप 100 पर फ्लैट बंद हुआ। और दिन भर बाजार में कैसी हलचल रही, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी पूजा, बताएं। आज मार्केट की बात करें तो शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। 18,211 तक के लेवल्स की वीकनेस हमने देखी, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई और करीब करीब निचले स्तरों से 100 अंकों की रिकवरी मार्केट में देखने को मिली। निफ्टी करीब करीब 50 अंक ऊपर बंद हुआ और बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आई और 132 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बाजार बंद होते होते यहाँ पर रिकवरी आई है। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज का टॉप परफॉर्मर था इंडसइंड बैंक। यहाँ पर यूबीएस के डबल अपग्रेड आने के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब करीब 3% की तेजी थी और आज का था टॉप गेनर। इसके अलावा एचडीएफसी लाइफ, पावर ग्रिड और बीपीसीएल भी अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। वहीं निफ्टी में दबाव बनाने वाले शेयरों में यूपीएल में आज वीकनेस देखने को मिली है। डॉक्टर रेड्डीज और इन्फोसिस और उसके अलावा हिंडाल्को में भी आज हमने कमजोरी देखी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में नजर डाले तो आज सरकारी बैंकों में भी लगातार दबाव दिखा और टॉप लूजर्स अगर देखेंगे तो उसमें इंडियन बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक में आज वीकनेस देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर बैंकों के प्रोविजनिंग नियमों में बदलाव हो सकते हैं, जिसका कि सबसे ज्यादा असर सरकारी बैंकों पर पड़ सकता है। पीएनबी, कैनरा बैंक जैसे बैंकों पर पड़ सकता है, जिसके चलते आज हम देख रहे थे कि सरकारी बैंकों में दबाव था। लगातार दूसरे दिन ये वीकनेस देखने को मिली। इसके अलावा आज आदित्य बिरला फैशन भी करीब करीब 3% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था। चढ़ने वाले शेयरों में वरुण बेवरेजेस में आज शानदार तेजी देखने को मिली और बाजार बंद होते होते हमने देखा कि करीब 6 से 7% की तेजी वरुण बेवरेजेस में भी थी। सोना कॉमस्टार, जीएसपीएल और प्रेस्टीज एस्टेट्स भी मिड कैप स्पेस में आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स थे जहां पर कि नतीजों का एक्शन था। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर दमदार नतीजा है और उसके बाद हमने देखा कि 6% तक की तेजी शिपिंग कॉर्पोरेशन के स्टॉक में देखने को मिली। एवरेडी के भी नतीजे काफी शानदार थे, जिसके चलते 5% की मजबूती वहां पर भी थी। आरती इंडस्ट्रीज में भारी गिरावट देखने को मिली क्योंकि यहाँ पर आउटलुक जो था, गाइडेंस जो थी मैनेजमेंट की तरफ से, वो कमजोर थी। इसका क्या असर हमने आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखा और लेटेंट व्यू के भी नतीजे काफी कमजोर थे, जिसके चलते करीब 10% की गिरावट स्टॉक में भी देखने को मिली है। तो मिड कैप स्पेस में एक्शन भरपूर था, नतीजों के चलते, खबरों के चलते यहाँ पर एक्शन भरपूर था और कुल मिला के मार्केट की बात करें तो अच्छी रिकवरी के साथ आज हमने क्लोजिंग देखी।
शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। L&T Q4 के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। पूरी डिटेल्स दे रही हैं आशीषा। जी आशीषा। जी हाँ, L&T के नतीजों की बात करें तो इस क्वार्टर में अनुमान से कमज़ोर आए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ इस क्वार्टर में 58,335 करोड़ पे आए हैं, जो अनुमान से कमज़ोर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% का ग्रोथ देखने को मिला। मार्जिन्स की बात करें तो 12.4% की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन मार्जिन्स केवल 11.7% पे आए हैं वर्सेस 12.3% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। मार्जिन्स में भी अनुमान से कमज़ोर आंकड़े देखने को मिले हैं। ऑर्डर इनफ्लोज की बात करें तो ये आंकड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ऑर्डर इनफ्लोज इस क्वार्टर में 76,100 करोड़ पे आए हैं और इंटरनेशनल ऑर्डर्स करीब 47% ऑफ द टोटल ऑर्डर इनफ्लोज है इस क्वार्टर के लिए। आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट ने कहा कि मैनेजमेंट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है अपने ऑर्डर इनफ्लोज को चलते और अपने लार्ज ऑर्डर विंस के पैरामीटर पर। चेंज इन चेयरमैनशिप की भी बात कर लेते हैं तो चेंज आया है इस क्वार्टर में। AM नाइक ने नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है और SN सुब्रमण्यम जो अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका पोजीशन रीडेजिग्नेट कर दिया है और अब मिस्टर SN सुब्रमण्यम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे 1 अक्टूबर से। इसके अलावा कॉन कॉल में कंपनी ने FY24 की गाइडेंस दी है, जहां उन्होंने कहा कि रेवेन्यूज़ में 12 से 15% का ग्रोथ देखने को मिलेगा FY24 में। मार्जिन्स की बात करें तो 8.6 से 9% की मार्जिन गाइडेंस दी है FY24 के लिए और उनका मानना है कि फ्रेश ऑर्डर इनफ्लोज में भी 10 से 12% का अपमूव देखने को मिल सकता है। ऑल इन ऑल इस क्वार्टर में नतीजे कमज़ोर रहे हैं, लेकिन FY24 के लिए आउटलुक स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। शुक्रिया आशीषा इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डी के नतीजों की। जी हाँ, तो डॉक्टर रेड्डी Q4 के नतीजे भी आ गए हैं और नतीजे कैसे रहे हैं जानने के लिए रुक करेंगे सृष्टि का। सृष्टि, डॉक्टर रेड्डी के नतीजे तो बेहतर नजर आ रहे हैं, मुनाफा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज़ के इस बार नतीजे आय और प्रॉफिट के फिगर जो है वो अनुमान के मुताबिक आती हुई देखी है, बट इसके अलावा अगर हम मार्जिन्स और EBITDA की बात करें तो उम्मीद से थोड़े से बेहतर ज़रूर आए हैं, जहां पे कंपनी की आय साल दर साल करीब 16% बढ़ती हुई नजर आई है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो 959 करोड़ ये आंकड़ा रहा है उम्मीद के मुताबिक ही, पर EBITDA का फिगर अगर देखें तो 1631 करोड़ कंपनी ने EBITDA दर्ज किया है, जो कि साल दर साल करीब 26% की ग्रोथ है। और मार्जिन जहाँ पे हम 25% की उम्मीद कर रहे थे, उससे हल्के से ज्यादा 25.9% कंपनी ने मार्जिन्स दर्ज किए हैं। नॉर्थ अमेरिका और इंडिया बिजनेस जितनी तिमाही दर तिमाही हम गिरावट की उम्मीद कर रहे थे, वहां से बेहतर प्रदर्शन किया है कंपनी ने। और उनका ये भी कहना है कि जो US का बिजनेस है, यानी नॉर्थ अमेरिका का बिजनेस, वहां पे जो नए लॉन्चेस हुए हैं, फॉरेक्स रेट जो कि बेहतर हुआ है, उसके चलते ग्रोथ देखने को मिली है, पर प्राइस इरोजन के चलते या प्राइस प्रेशर के चलते वहां पे दबाव है। इंडिया बिजनेस में जो प्राइस हाइक्स कंपनी ने लिए हैं वो प्योरली कंपनी के नंबर्स को सपोर्ट करती हुई नजर आई हैं। और PSAI सेगमेंट जो है कंपनी का, वहां पे अगर हम तिमाही दर तिमाही देखें तो फ्लैट ग्रोथ थी, पर कंपनी का कहना है कि यहां से अब इनिशियल साइंस ऑफ रिकवरी देख रहे हैं। तो कमेंट्री पॉजिटिव साइड आई है डॉक्टर रेड्डीज की और नतीजे भी अच्छे ही कहेंगे डॉक्टर रेड्डीज के। शुक्रिया सृष्टि इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एशियन पेंट्स के नतीजे कल आने वाले हैं। सालाना आधार पर आय में 12% और मुनाफे में 19% ग्रोथ का अनुमान है। कैसे रहेंगे नतीजे, पूरी डिटेल्स बताने के लिए आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, क्या नतीजे आने वाले हैं, किस तरह का अनुमान है फिलहाल? तीसरी तिमाही के कमज़ोर नतीजों के बाद इस क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में एशियन पेंट से अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। वॉल्यूम्स में रिकवरी देखने को मिल सकती है। याद रखें, डिमांड में भी अपटिक देखने को मिला था, जिसके चलते वॉल्यूम्स में करीब 12% का अपमूव एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। नतीजों की बात करें तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज अबाउट 8,850 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 2.5% का ग्रोथ होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स भी एक्सपैंड हो सकते हैं इस क्वार्टर में। क्रूड ऑयल प्राइसेस और बाकी रॉ मटेरियल प्राइसेस में करीब 12 से 15% का डिक्लाइन देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। इनफैक्ट कंसोलिडेटेड मार्जिन्स इस क्वार्टर में 19.7% पे आ सकते हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 140 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन होगा। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो FY24 का गाइडेंस, मैनेजमेंट की कमेंट्री इंटेंसिफाइंग कंपटीशन पर क्या होती है और रूरल एरिया में डिमांड पिकअप कैसा रहेगा, इस पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी।
ऑल इन ऑल अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। डिमांड अच्छी थी जिसके चलते वॉल्यूम पिकअप एक्सपेक्टेड है। प्राइस हाइक्स कंपनी ने लिए थे जिसके चलते मार्जिन्स एक्सपैंड हो सकते हैं और रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी कमजोरी देखने को मिली जिसके चलते अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया शीशा। और इधर आयशर मोटर्स के चौथी तिमाही के नतीजे भी कल आने वाले हैं। सालाना आधार पर मुनाफे में करीब 33% बढ़ोतरी का अनुमान है। हालांकि तिमाही आधार पर आय सपाट रह सकता है। पूरी डिटेल्स बताने के लिए सृष्टि जुड़ गई हैं। जी सृष्टि, बताएं। जी बिल्कुल, नंबर्स पे भी इम्पैक्ट दिखेगा क्योंकि जैसा कि आप हाईलाइट कर रही थी कि महीने दर महीने जो रॉयल एनफील्ड के नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि कमज़ोर नंबर्स नहीं आए थे। इसके चलते अगर हम देखें तो कंपनी की वॉल्यूम साल दर साल 19% बढ़ी ज़रूर है, पर तिमाही दर तिमाही वहाँ पे मामूली सी करीब 2.5% की बढ़त हमने देखी है। इसके अलावा अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे तिमाही दर तिमाही कंपनी की जो आय है वो लगभग सपाट रहने की हम उम्मीद कर रहे हैं। इस बार 3,718 करोड़ कंपनी की आय आ सकती है। इस नंबर पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये जो म्यूटेड ग्रोथ अगर हम कहें वो इस दम पे होगी क्योंकि जो एवरेज सेलिंग प्राइस था वो कम था। जो हंटर कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकती हुई नज़र आ रही है, सबसे ज़्यादा डिमांड में है, अन्य रॉयल एनफील्ड बाइक्स के मुकाबले उसके प्राइसेस थोड़े से कम है। इस बार मिक्स भी बहुत सपोर्टिव नहीं रहा इसी के चलते, और साथ ही प्राइस प्रोटेक्शन भी कंपनी ने कंज्यूमर्स को दिया। थोड़ा प्राइसिंग के चलते जो इम्पैक्ट रहा वहाँ पे उनकी जो नंबर्स हैं आय के फ्रंट पे वो कहीं ना कहीं सपाट रहेंगे। अगर इनके EBITDA की बात करें तो वहाँ पे 5.5% की बढ़त हम तिमाही दर तिमाही ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं। और मार्जिन्स में भी करीब 23% जो कि लास्ट क्वार्टर मार्जिन्स रहे थे, इस बार 24.2% रहने की उम्मीद है, जहाँ पे कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे। साथ ही जो रियलाइजेशन थे वो बेटर थे। इनके एक्सपोर्ट्स मार्केट में जो मोमेंटम था फिर से कैचअप करता हुआ नजर आया। और जो स्पेयर्स बिजनेस है कंपनी का जिसमें मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसका भी जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आया, जिसके चलते रॉयल एनफील्ड के मार्जिन्स भी 23.6% से बढ़कर इस बार 24.3% रहने की उम्मीद है। इसके अलावा VECV भी ग्रोथ दिखा सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे भी कैचअप करती हुई नजर आई है। और हम उम्मीद करें कंपनी का मुनाफा तिमाही दर तिमाही 9.5% तक बढ़ सकता है। 810 करोड़ ये आंकड़ा आना चाहिए। तो अच्छे ही नतीजों की उम्मीद है आयशर मोटर्स से। पर जी हाँ, अपने 52 हाई लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे है, तो देखना काफ़ी अहम होगा इस बार कैसे प्रदर्शन होता है कंपनी का। बिल्कुल, शुक्रिया सृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण का दोषी मान लिया है। लेखिका ई जीन कैरल के साथ यौन दुर्व्यवहार और बदनाम करने के मामले में कोर्ट ने ट्रंप पर $50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ट्रंप कैरल को $30 लाख मानहानि के लिए और $20 लाख दुर्व्यवहार के लिए देंगे। ट्रंप 1990 के दशक में एक महिला के साथ यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ट्रंप रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन के लिए जनमत सर्वेक्षणों में सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन कोर्ट का फैसला उनकी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में मचे घमासान की। अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में गिरफ्तार पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को स्पेशल कोर्ट ने 8 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। और आपको बता दें, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने इमरान को कोर्ट में पेश किया था। वहीं दूसरी तरफ इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में आज दूसरे दिन भी हिंसा जारी रही। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे कई शहरों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। पार्टी ने इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में इस्लामाबाद कूच का ऐलान किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हो रही है। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। हालात को काबू में करने के लिए सेना एक्शन में है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में फौज तैनात की गई है। वहीं पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कमांडो तैनात हैं। Pakistan is destroyed from all fronts, and there is restlessness. We have seen, there was firing on the peaceful protesters. Now these few generals, they have actually they have destroyed reputation of army itself. Imran Khan is Pakistan, and if anything happens to Imran Khan, then I feel the worst and I fear the worst for Pakistan. We demand immediate release, his immediate release, and pray for peace with our neighbors and across the nation. Insist on Pakistan establishment that they should free him. Yeah, to free him, to release him, because
they arrest him like without any legal reason, and especially in the court. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ET नाउ प्रदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत।